पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार को ना जाते हुए देख मोहन उसे याद दिलाने की सोचता है और कहता है कि तय किए हुए दिनों के अनुसार आपको उपपत्नी सोंग के कमरे में जाना है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 24। मोहन को जवाब देते हुए राजकुमार उससे सवाल पूछता है कि ये दिन किस आधार पर तय किए गए हैं और कितने किसके लिए तय किए गए हैं। तो मोहन बताता है कि शुरुआत का आधा महीना पूर्वी भाग में और बचा हुआ आधा महीना पश्चिमी भाग में 9 दिन उपपत्नी सोंग के लिए और बचे हुए दिनों में से 3-3 दिन दोनों छोटी उपपत्नियों के लिए। राजकुमार उबासी देते हुए कहता है कि मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। मोहन मन में सोचता है कि इसने आज सारा दिन तलवारबाजी का अभ्यास किया है, यह थक गया होगा, तो मैं आज इसे यहीं पर रुकने देता हूँ। राजकुमार अंगड़ाइयाँ देते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ जाता है। मोहन राजकुमार के पास जाता है और ये जांचने की कोशिश करता है कि क्या ये सो गया। जब उसे तसल्ली हो जाती है तो वो भी बिस्तर में सोने के लिए घुसने ही वाला होता है कि राजकुमार उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच देता है। राजकुमार मोहन के होठों को सहलाता है। मोहन चौंक जाता है। इससे पहले कि उसे कुछ भी समझ में आता, वो राजकुमार के नीचे था और राजकुमार उसके ऊपर। मोहन घबराया हुआ था, फिर भी राजकुमार को धकेलते हुए कहता है, वहाँ गई। और मन में सोचता है कि इसने तो कहा था कि इसका मूड नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा, तो ये सब क्या है। राजकुमार उसकी गर्दन को चूमता है और कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बिल्कुल आसानी से, अगर तुम मुझको खुद को छूने दोगे। मोहन आंखें खोलता है और हैरानी से पूछता है, छूने? कहाँ छूने दूंगा? तो राजकुमार कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें यहाँ तक चूमा था, इस बार मैं तुम्हें थोड़ा और नीचे जाऊँगा, ठीक है? मोहन कोई जवाब नहीं देता। तो राजकुमार उसे कहता है कि मैं तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हाँ समझ लेता हूँ। राजकुमार मोहन को गर्दन पे चूमता है। मोहन उसमें खोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा खोने लग जाता है। पर उसे अचानक से होश आती है जब राजकुमार का हाथ उसकी कमर पर जाता है। मोहन एकदम से राजकुमार का हाथ पकड़ते और दूर करते हुए कहता है, यहाँ नहीं, वहाँ गई। राजकुमार मन में सोचता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जुनकिन की त्वचा इतनी कोमल है कि मेरा हाथ फिसल जाता है। और मोहन की हालत को समझते हुए राजकुमार उसके माथे को चूमकर कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम फिर देखेंगे, चलो सो जाओ। राजकुमार मोहन को गले लगाता है और सुकून देने की कोशिश करता है। मोहन मन में सोचता है, ठीक है, अगले महीने से मैं दोनों छोटी उपपत्नियों के साथ ज़्यादा दिन बांट दूंगा, ताकि मेरे हिस्से में कम दिन आएंगे। अगली सुबह जब मोहन की नींद खुलती है तो राजकुमार का हाथ अपने सीने पर देख वो चौंक जाता है और मन में सोचता है कि आजकल नींद नहीं पूरी होती। वो राजकुमार का हाथ परे हटाता है, पर राजकुमार उसे और जकड़ लेता है और कहता है, हिलो मत, थोड़ी और देर सोने दो मुझे। तो मोहन राजकुमार से कहता है कि आज आपको मुखिया से मिलने जाना है और आप अभी तक उठे नहीं। तो राजकुमार कहता है कि कोई जल्दी नहीं है। तो मोहन राजकुमार को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है कि कल आपको राज्यसभा जाना है, इसलिए बाकी सारे काम आज ही खत्म कर देने चाहिए। और उठते हुए राजकुमार से पूछता है कि वैसे मुखिया की भाषा हमारे भाई जिंजर की भाषा से अलग है, तो वो आपकी सेना में रक्षकों के मुखिया कैसे बन गए? तो राजकुमार उसे उत्तर देता है कि वो एक नायक है, महान योद्धा। पैसों की तंगी के कारण वो इधर उधर के काम कर अपना समय बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने सब छोड़ छाड़ मेरे साथ काम करने का तय किया। मोहन हैरानी से पूछता है, कहानियों वाले महान नायक क्या वो सच में होते हैं? तो राजकुमार अंगड़ाई देते हुए उससे जवाब देता है, हाँ होते हैं, पर उतने शूरवीर और पराक्रमी नहीं जितने कि आजकल की किताबों में बताए जाते हैं। मैं ज़ैरन फेंग को अरीना के नए और काबिल लोगों को भर्ती करने दूंगा, ताकि सिर्फ तुम्हें मैं अरीना के नायकों की काबिलियत दिखा सकूं। राजकुमार मन में सोचता है, मेरे पिछले जन्म के तजुर्बे के अनुसार 3 शिशियों के बाद नया साल शुरू हो जाएगा, उससे पहले मुझे सारी तैयारियां कर देनी चाहिए। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो राजकुमार मोहन को अपनी बाहों में भरते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, अगर तुम घर पर बैठे बैठे ऊब जाते हो तो बाहर सैर कर आया करो। मुख्य सड़क पर होविदो नाम का पब है, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। पब मतलब मैं खाना, शराब भी मिलती है, खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है।
म्यूजिक भी होता है। मूहान राजकुमार को उत्तर देता है, मैं जानता हूँ। मूहान जुनजू के साथ उसी पब में पहुँचता है। वो दोनों को एक मेज़ पर बिठाते हैं। अचानक से जुनजू मूहान को धीरे से कहता है, छोटे मालिक, आप जानते हैं कि यहाँ का मालिक कौन है? तो मूहान पूछता है, कौन है? तो जुनजू एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो युवक दुकानदार जो गल्ले पे है। ये गृह मंत्रालय के कर्मचारी श्वाजवान का पत्नी है। इसका नाम है जाओजिन। ये सुन मूहान मन में सोचता है कि ये पत्नी होकर भोजनालय चला रहा है। क्या आसपास के दुकान वाले इसके बारे में बातें नहीं बनाते? अगर मैं कोई कारोबार खोल सकूं तो मैं इससे दोस्ती ज़रूर करनी चाहूँगा, पर मुझे ये नहीं पता कि जिंगशाओ के गृह मंत्रालय के लोगों के साथ कैसे संबंध है। वापस जाकर पूछूंगा। इतने में मूहान को कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। एक लड़की कह रही थी कि मैंने सुना है कि चौथे राजकुमार को इंसानी मांस खाना पसंद है। उस लड़की को उत्तर देते हुए लड़का कहता है, ये कितना घटिया है। मैंने तो ये सुना है कि वो लोग इसे नाल के साथ लेना पसंद करते हैं, इससे शरीर मजबूत बनता है। और भी कुछ लोग हैं जो इसे खाते हैं। लड़के की बात को टोकते हुए लड़की कहती है, नहीं, वो लोग बच्चों का कच्चा मांस खाना पसंद करते हैं। ये सब सुन मूहान मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि जिंगशाओ ने क्या अफवाह उड़ाई है, पर यह तो कुछ ही दिनों में विचित्र रूप धारण कर चुकी है। ऐसा लगता है कि कल राज्यसभा में तूफान आएगा। अगले दिन राज्यसभा में मंत्री कहते हैं, महाराज, हमें आपको कुछ बताना है। मंत्रियों के चेहरे देख राजकुमार गुस्से में मन में सोचता है, कितनी हैरानी की बात है। इन बदसूरत लोगों को देख मेरी पिछले जन्म की यादें ताज़ा हो गई हैं। राजकुमार को वो दृश्य याद आता है जब वो राज्यसभा में राजा के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है और ये मंत्री उस पर इल्जामों की बारिश कर रहे हैं। चेंगवांग ने नमक के कारोबार में घोटाला किया है। इसने निर्दोष लोगों और कैदियों की हत्या कर दी। इसने आपसे बगावत की है। इसने राजा को धोखा दिया है। इसके इरादे ठीक नहीं लगते। इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर बड़े भैया के अलावा किसी ने न्याय के लिए, मेरे हक के लिए आवाज उठाई थी तो वो था ये गृह मंत्रालय का कर्मचारी। पर अफसोस की बात है कि पिछले जन्म में मैं इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं कर पाया। खैर, ये इंसान शियांगशु ओहदे पे पहुंच गया है। शियांगशु मतलब इतिहासकार, जो सारी डिटेल, सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है उसको तारीख के साथ लिखता है। उससे आने वाली पीढ़ी को सब कुछ जानने में मदद मिलती है। राजा राजकुमार से पूछता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। राजकुमार को जवाब ना देते हुए देख उसका भाई धीरे से उससे कहता है कि पिताजी तुमसे चौथे राजकुमार के बारे में फैली हुई अफवाहों के बारे में पूछ रहे हैं। राजकुमार झुककर राजा को जवाब देते हुए कहता है, मेरा तो बस यही कहना है कि इन सब बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तो बेकार की बातें हैं जो लोग मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। राजा कहता है, जिंगचैन तुम बताओ। तो दूसरा राजकुमार कहता है, ऐसी अफवाहों के पीछे ज़रूर किसी न किसी का हाथ है। हमें जल्द से जल्द जांच शुरू करनी चाहिए ताकि चौथे राजकुमार की छवि को और धराशायी होने से बचाया जा सके। दोनों का जवाब सुन राजा मन में सोचता है, दोनों भाइयों की बातों में फ़र्क है। मतलब इन्हें इस बारे में पहले से पता नहीं था। अगर पता भी था तो इन्होंने आपस में सलाह मशवरा नहीं किया। चौथा राजकुमार जमीन पर लेटे हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। 1 साल पहले दोगजिंग कबीले ने मुझे ताज़ा मछली दी थी तोहफे में। मुझे वो स्वाद में बहुत अच्छी लगी तो मैंने बहुत ज़्यादा खा ली। मुझे क्या पता था कि वे इस तरह की अफवाह बन जाएगी। राजा गुस्से में कहता है, शाही परिवार दुनिया के लिए मिसाल होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत पहला राजकुमार कहता है, महाराज, मेरे भाई की कितनी अच्छी किस्मत है। उसने वो कीमती चीज़ भी देख ली जो आपने, हमने या फिर किसी मंत्री ने ना देखी। यह है पहला राजकुमार जिंगरोंग, राजा का सबसे बड़ा बेटा। उसकी बात सुन चौथा राजकुमार मन में कहता है, इसकी बात से तो ये सबको साफ हो गया है कि दोगजिंग कबीले ने जो मछली दी थी उस पे पहला अधिकार महाराज का था। उन्होंने वो महाराज को तोहफे में दी थी और मैंने महाराज का अपमान कर दिया है उनको मिली तोहफे में चीज़ पहले खाकर। यह है चौथा राजकुमार जिंगजू, इस समय की महारानी और राजा का बेटा। चौथा राजकुमार जिंगजू कहता है, मुझे रानी माँ से पहले ही बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुकी है। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, इसका कोई तो हल होगा। राजा कहता है, मैं बहुत निराश हूँ। चौथे राजकुमार के बुरे व्यवहार के कारण उसे 1 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया जाए ताकि उसे विचार करने के लिए समय मिले। सभा स्थगित की जाती है। सभी लोग कहते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
राजकुमार मन में सोचता है कि इस सब से तो मैं भी चौंक गया। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपने बारे में फैली हुई अफवाहों को दबाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि पिताजी के सामने जिंगजू की धज्जियां ही उड़ जाएंगी। जब मैंने बड़े भैया से बात की थी तो उन्हें नतीजे का पहले से पता था। बड़े भैया में इस ओहदे के लिए मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। नौकर आकर राजकुमार से पूछता है कि मालिक आप सीधा महल जाएंगे? तो राजकुमार उसे उत्तर देता है, होविदो चलो। होविदो उसी पब का नाम है जहाँ पर सुबह मुहान गया है। राजकुमार ने उसे जाने के लिए कहा था। राजकुमार के इसी आदेश के साथ ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।